हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश कुमार आपका वेलकम करता हूं डिप्लोमा लेक्चर सीरीज के रिवीजन क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट, सॉलिड पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड ग्लोबल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट एंड सॉलिड मैनेजमेंट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो सॉलिड वेस्ट हमारे क्या हो सकते हैं? सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं जो कि नॉन सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वो हमारे सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सॉलिड वेस्ट आर एनी डिस्कार्डेड मटेरियल्स like any solid discarded material. Solid waste can be solid, liquid, semi solid और containerized gaseous material. ओके, सो जो सॉलिड वेस्ट है, कोई भी हमारा सॉलिड अगर वेस्ट फॉर्म में है तो उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करें तो हाउस होल्ड सोर्स हो सकते हैं, कॉमर्शियल हमारे पास सोर्स हो सकते हैं वेस्ट के, कंस्ट्रक्शन एंड रोड स्वीपिंग में भी हमारे पास जो वेस्ट है वो मिलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम वेयर द सॉलिड वेस्ट कम। उसके बाद आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट जो सबसे पहला होता है हाउस होल्ड या म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, इसमें आपका फूड हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, लेदर, ग्लास, मेटल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए, ये सारी चीजें आपकी हाउस होल्ड वेस्ट हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं जिसमें इट इंक्लूड्स द टॉक्सिक केमिकल्स, ऑयल्स, डिबेरीज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, पैकेजिंग वेस्ट एंड एसिड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, पेस्टिसाइड, क्रॉप वाटर कमिंग फ्रॉम फील्ड्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड हो गए और क्रॉप्स हो गए, उसके बाद वाटर कमिंग फ्रॉम द फील्ड्स, ये सारी चीजें हो गई। बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है जिसमें मेडिसिन की बोतल हो गई, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, सिरिंजेस हो गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए सच एज सीजर्स, ब्लेड्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपकी हो सकती हैं। न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकते हैं आपके पास जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं कमिंग फ्रॉम द रिएक्टर, फ्यूल लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये भी हो सकते हैं। इट्स हाईली डेंजरस एंड रिक्वायर द प्रॉपर डिस्पोजल। ओके, सो हैजार्डस वेस्ट भी आपके पास हो सकते हैं जिसमें आपके पास टॉक्सिक केमिकल्स, एसिड्स, कोरेसिव, इग्निसेबल एंड रिएक्टिव मटेरियल्स हो सकते हैं। होटल वेस्ट भी होते हैं जैसे इट इंक्लूड्स द लेफ्ट ओवर फूड हो गए, एम्प्टी बॉटल्स हो गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेसेस हो गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी दो तरीके के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या हो गए? जो कि दैट कैन बी डिग्रेडेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ अपने आप डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके फूड हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड अदर मटेरियल्स हो गए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हो जाएंगे? जो आपके कैन नॉट बी डिग्रेडेड लाइक प्लास्टिक बोटल्स, मशीन्स, कैंस, कंटेनर्स, ये सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हो बहुत तरीके के सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत तरीके के सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन की, ठीक है, तो ज्यादातर जो हिस्सा है हमारे सॉलिड वेस्ट का वो फूड या किचन में से आता है, 38% हिस्सा, पेपर 9.9% हो सकता है, ग्रीन वेस्ट 17.8% हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक ब्रेकअप देख सकते हो कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसमें क्या क्या मटेरियल हमारे पास जनरली होते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इट अफेक्ट्स आवर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट द कोस्टल एंड मरीन एनवायरनमेंट को भी हमारे इफेक्ट करता है। जो कोस्टल रीजन होते हैं या मरीन एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाती है अगर वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी हेल्थ को भी ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए 3R का कंसेप्ट दिया गया है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, ये आपके 3R होते हैं जिनकी हेल्प से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो होंगे, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल क्या हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। तो देखिए,
जो आपके डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक हायरार्की आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपका डिस्पोजेबल से लेके एनर्जी रिकवरी, रिसाइकलिंग, रीयूज, मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन, इस तरीके से आपकी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की होती है, ठीक है। अगर मेथड ऑफ डिस्पोजल की बात करें तो हमारे पास हो सकती है लैंडफिल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ओशियन डंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपको पता ही है लैंडफिल होता है। लैंडफिल क्या होता है? इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेस्ट इज डायरेक्टली डंप्ड इनटू डिसयूज्ड क्वेरीज, माइनिंग वॉइड्स और बैरोज पिट्स, मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, वहां पे हम अपना जो सॉलिड होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्पोज वेस्ट इज कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विद द सॉइल टू प्रिवेंट वर्मिन एंड वाइंड ब्लोन लिटर, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कई बार कई चीजों से हम उसको कवर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लैंडफिल हो गया। उसके बाद ओशियन डंपिंग होती है। ओशियन डंपिंग में हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल हमारा या वेस्ट जो भी होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओशियन में डंप कर देते हैं, ठीक है। इट इज ऑफन यूज इन द कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसका ज्यादा, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें गार्बेज, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रीज हो सकते हैं, ठीक है, और वेस्ट केमिकल हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। कई बार जो हैजार्डस न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उनको भी हम लोगों को जो है डिस्पोज करना पड़ जाता है ओशियन में, बट वो कभी भी हमारा जो है वो कई बार नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो वहां पे हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है उनको और ह्यूमन लाइफ को भी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, कई बार हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, सॉलिड्स की, ठीक है, जैसे कि मटेरियल सच एज प्लांट्स, फूड स्क्रैप एंड पेपर प्रोडक्ट कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर्स। जो भी आपके इस तरह के हैं, फूड स्क्रैप हो गए, प्लांट्स हो गए, ये तो अपने आप ऑर्गेनिक मैटर में डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिसाइकलिंग कैन बी यूज्ड फॉर सच थिंग्स सच एज लैंड स्क्रैपिंग पर्पस, और एग्रीकल्चर यूज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली दिस मेथड ऑफ रिसाइकलिंग इज डन बाय पुटिंग मटेरियल इनटू द कंटेनर and let it to stay until it decomposes, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग प्रोसेस में तीन चीजें होती है। सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वेस्ट को, फिर हम उसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उनसे नए प्रोडक्ट की जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। आगे हमारा उसके बाद उसकी परचेजिंग भी करते हैं, कस्टमर परचेज कर लेता है जो प्रोड्यूस्ड हमारे गुड्स होते हैं उनको, ठीक है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का, जहां पे आप देख पा रहे होगे कि इस डायग्राम के थ्रू किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आपका आ गया इंक्रीज अवेयरनेस, ठीक है, इंक्रीज अटेंडेंस इन कोस्टल क्लीन अप एक्टिविटी, सपोर्ट मोर इन ट्री ग्रोइंग एक्टिविटी, पीपल शुड लर्न प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन है जिसके थ्रू आप सॉलिड वेस्ट को का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कई बार आप ब्लू बॉक्स देखते हो, येलो बैग देखते हो, ठीक है। तो कई सारी चीजें होती है जिनको हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको हम डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा सॉलिड पोल्यूशन। सॉलिड पोल्यूशन क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉइल आपको पता ही है कि जो टॉप लेयर होती है अर्थ की वो सॉइल कहलाती है, ठीक है, जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं लाइक वाटर, एयर एंड मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉइल प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। द हेल्दी सॉइल हैज अ वैल्यूएबल एसेट्स, ठीक है। अगर सॉइल हमारा अच्छा होगा तो एक वैल्यूएबल एसेट्स होगा हमारे लिए, ठीक है। अब सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। तो सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज बिल्डअप ऑफ सॉइल ऑफ प्रिसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड, केमिकल, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल और डिजीज काउजिंग एजेंट। अगर आपके सॉइल में कुछ ऐसी चीजें डिकम्पोज हो जाती है लाइक जो हमारा
प्रिसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड या केमिकल हो सकते हैं या रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकते हैं, अगर आपके सॉलिड के अंदर आ जाते हैं तो इसकी वजह से आपका जो सॉलिड है वो खराब हो जाता है, ठीक है, सॉरी, जिसकी वजह से जो आपका सॉइल है वो आपका खराब हो जाता है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है कि इट में चेंज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द सॉइल। जो आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर होता है सॉइल का वो आपका चेंज हो जाता है और इसकी वजह से वो किसी प्लांट के लिए अनफिट हो सकता है या ह्यूमन के लिए अनफिट हो सकता है वो पर्टिकुलर जो सॉइल है, ठीक है। सो दिस पॉल्यूटेंट डिक्रीजेस द सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी आपकी घटा देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है सॉइल के नेचर को, ठीक है, और ये नेचुरल बैलेंस को हमारा खराब कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो मेजर सोर्स होते हैं सॉइल पोल्यूशन के, पहली चीज तो ये है कि पॉल्यूटेंट लाइक एसिड्स वाश ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लाइक एसिड रेन अगर हो रहा है तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन फैलता है। दूसरा पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स जो हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर में उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं जैसे आपका यूरिया हो गया तो इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉलिड वेस्ट लाइक गार्बेज, ट्रैश, एश, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक बोटल्स, ये सारी चीजें आपकी सॉलिड वेस्ट की वजह से भी हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। बाकी आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं पावर प्लांट से उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। अब टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली सॉइल पोल्यूशन होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर से हो सकता है, दूसरा इंडस्ट्रियल से हो सकता है, तीसरा आपका अर्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की वजह से तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कई सारे पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इफेक्ट जो होता है ज्यादातर इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है उसमें कम हो जाता है, लार्जर लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स वहां पे खराब हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन द टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, और रिड्यूस क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारे इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर आप यहां देख पा रहे हो, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन जनरली आपका सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे मटेरियल हमारे सॉइल में डाल दिए जाते हैं, इसकी वजह से जो सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टी है वो हमारी खराब हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली दीज मटेरियल्स हैज बीन डंप्ड अराउंड द फैक्ट्री साइट और अराउंड द एंटायर सिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से होता है कि जो डेंजरस केमिकल होते हैं ना वो अंडरग्राउंड जो वाटर हमारा होता है उसको इंटर होने से रोकता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, मतलब हमारी इकोलॉजी जो है बैलेंस नहीं रहती, ठीक है। ये रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस करता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज सैलिनिटी कर देता है एंड रिड्यूस वेजिटेशन कर देता है। तो ये कई सारी चीजें ये हमारी इफेक्ट कर देता है डेली लाइफ की। जैसा आप देख सकते हो इस डायग्राम में इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन की वजह से भी, क्योंकि अर्बन एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सिटी वेस्ट होते हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, नाले हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, उनका जो वेस्टेज है उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखो तो हम लोग अब काफी ज्यादा प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की बोतल और बहुत सारे प्लास्टिक के पीसेज हम लोग यूज करते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। If it is uncollected, then they will cause the soil pollution। अगर कोई इस तरह की चीज आप अनकलेक्टेड रख रहे हो तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। The emission of toxic and foul gases from the landfill pollutes and environment. This also causes the serious effect on the health of the people, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं इसकी वजह से भी हमारा जो है पॉल्यूशन फैलता है। अब हम बात करें अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से सबसे पहली दिक्कत तो आती है कि भाई पीने का पानी हमारा खराब हो जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है पीने के पानी में, ठीक है। तो पहली तो प्रॉब्लम यह है। दूसरा यह है कि पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम होने लगती है, क्लोगिंग ऑफ ड्रेन हो जाता है, जो हमारे नालियां हैं वो जाम हो जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद
जो है फॉल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेस, आपको गंदी स्मेल आती है कई जगहों पे, तो इस तरह की चीजें आपकी क्रिएट होने लगती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो आपका अर्बनाइजेशन की वजह से किस तरीके से हमारे शहरों में और इस तरीके से जो सॉइल पोल्यूशन है वो हो रहा है। ठीक है, अब मेजर इफेक्ट जो है सॉइल पोल्यूशन का क्या है, ठीक है, इट विल इंक्रीज द सॉइल कंटेंट, सैलिनाइजेशन हो जाता है। सैलिनाइजेशन जो है बेसिकली ज्यादातर केस में एसिड रेन की वजह से होता है, जिसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैलिनाइजेशन की वजह से क्या होता है, तो सैलिनाइजेशन की वजह से जो हमारा नॉर्मल वाटर जो एक सॉइल से होकर नीचे जाता है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें किस तरीके से सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तो हम कई तरीके हैं जिससे हम इस सॉइल पोल्यूशन को घटा सकते हैं। पहला है रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जितना हो सके जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर है उन्हीं का हम यूज करें। ठीक है, जैसे गोबर हो गया, खाद हो गई नॉर्मल, उसका हम यूज करें। दूसरा रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, जिसमें बहुत तरीके के पेपर, प्लास्टिक, इनकी हम रिसाइकलिंग करें, इनको हम यहां वहां ना फेंकें। दूसरा रीयूजिंग ऑफ मटेरियल, प्लास्टिक बोतल, ग्लास कोई भी है, इनको हम रीयूज करें। ठीक है, फॉरेस्टेशन, अब हम नए नए प्लांट लगाएं, नए प्लांट करें, नई ट्री प्लांट करें। ठीक है, और बाकी और इसकी वजह से हम जो है ये सॉइल पोल्यूशन इनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं मेथड्स टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। तो इसमें आप देखिए, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम प्लांट करें, नए ट्री प्लांट करें। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें कई सारी चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारे मोटर व्हीकल हैं, इनसे एमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री है उसमें से एमिशन जो आ रहा है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि जो भी सॉलिड वेस्ट की डंपिंग हो वो हमारे सॉइल में ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन के बारे में। तो रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है, तो जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रेडिएशन पॉल्यूशन जो है जनरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से होता है। ठीक है, जो कि इमिट करते हैं इनविजिबल रेडिएशन दैट इज रिलीज इन द एनवायरनमेंट एंड थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी वजह से देखो दो तरीके के हो सकते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। बोथ टाइप्स आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। कोई भी अगर है हमारा, ठीक है, ह्यूमन, तो उसको इसकी वजह से नुकसान होता है जो भी हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा न्यूक्लियर रेडिएशन है वो एयर, वाटर और प्लांट्स में मूव करती है, तो आप यहां पे देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारा जो यूरेनियम की माइनिंग हो रही है या कहीं पे कुछ हो रहा है वो किस तरीके से हमारे जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि ये हमारा रेडिएशन जो पॉल्यूशन होता है ये किस वजह से होता है। तो सबसे पहला सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है, वो हमारे सबसे ज्यादा इसके सोर्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, कुछ समय बाद हमें न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके बीच में भी पॉल्यूशन होता है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट को अगर आप सही तरीके से डिस्पोज नहीं करो, इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यूरेनियम की जो हम माइनिंग करते हैं उसकी वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, रिफाइनिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रिफाइनिंग करते हैं उसकी वजह से भी हमारा ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेडिएशन एक्सपोजर की अगर बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे रेडिएशन पॉल्यूशन के, वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब भी होता है तो काफी ज्यादा रेडिएशन पॉल्यूशन फैलता है, जैसा आपको पता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप डायग्राम में, यहाँ से काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर हाईली कंसंट्रेटेड रेडिएशन, उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और न्यूक्लियर वेपन्स यूज जब हम करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यूरेनियम की माइनिंग करते हैं, वहां से भी हमारे पास जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो
टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट जैसा मैंने आपको बताया, नॉन आयोनाइजिंग भी हो सकता है। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं इज रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन such as radio waves, microwaves, visible radiation, ultraviolet radiation and very low electromagnetic fields, ये सारे जो है हमारे नॉन आयोनाइजिंग जनरली पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, सो इट इज जो जनरली नॉन आयोनाइजिंग होते हैं ये लेस डेंजरस होते हैं कह सकते हो, लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं जो कि ज्यादातर केस में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, नेचुरल काज की बात करें तो ब्रीथिंग ऑफ रेडन गैस की वजह से भी होता है। ठीक है, और मैन मेड काजेस भी होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो पॉल्यूशन है वो फैलता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, देखिए इफेक्ट बहुत ही सीरियस इफेक्ट होते हैं हमारे पास रेडिएशन पॉल्यूशन के, जैसे स्किन रेडिएशन टू डेथ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रेडिएशन इज एक्सपोज टू द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। तो इसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। स्किन रेडिएशन हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट जो हमारे अंदर होता है उसको चेंज कर सकता है रेडिएशन, अगर आप ज्यादा देर तक रेडिएशन के उसमें आ जाते हैं कांटेक्ट में तो। ठीक है, तो आपके ब्लड कंपोनेंट में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको फैटिग महसूस हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, और सबसे सीरियस इसके जो इफेक्ट हैं वो है आपको कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रेडिएशन की वजह से किस तरीके से लोगों के अंदर जो है अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब आती है बात प्रिवेंशन की कि प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, तो प्रिवेंशन का सिंपल सा मेथड है कि जब भी आपके जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं कहीं इंडस्ट्री से, उसकी जो डिस्पोजिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जाए और वहां पे प्रॉपर तरीके से सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाए। ठीक है, जो लीकेज हो रही है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है, या वहां पे कोई केयरलेस हैंडलिंग ना की जाए, ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए, और यूज ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूल्स एंड फिजन प्रोडक्ट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रोकने की जरूरत है। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इन सब्सटेंसेस का हम यूज करें। ठीक है, there should be a regular monitoring and quantitative analysis through frequent sampling in the risk area। जहां पे भी इस तरह के प्लांट लोकेटेड हैं वहां पे हर कुछ दिनों बाद एक क्वांटिटिव एनालिसिस की जाए, जिसके थ्रू हम ये मेजर कर पाए कि यहाँ कोई इस तरीके का वेस्ट या इस तरीके का पॉल्यूशन जनरेट तो नहीं हो रहा। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करके हम उस चीज को रेक्टिफाई कर पाए। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स हम बढ़ा दें अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो कम हो जाए। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जिसका यूज करके हम जो है ये रेडिएशन पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर रेडिएशन पॉल्यूशन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, जितने भी अर्थ में पॉल्यूशन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोजर टू द हैवी डोजेज ऑफ रेडिएशन विल कॉज द स्किन बर्न्स, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो फंक्शनिंग एंड इंक्रीज रेडिएशन रिजल्ट इनटू द कैंसर। तो इसको रोकने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक हमारे पास लेयर होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज भी एक तरह का रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन है, जो अगर अर्थ तक आ जाए तो ह्यूमन बींग्स को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए बेसिकली हम लोगों को जरूरत पड़ती है ओजोन की। ओजोन ही वो सब्सटेंस होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अगर ओजोन हमारे पास नहीं होगा हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ तक आ जाएंगी और उसकी वजह से काफी ज्यादा जो रेडिएशन है उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आएगा और उसकी वजह से कैंसर और अदर प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग में जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो जो ओजोन का बेसिकली डिस्ट्रक्शन होता है, जैसा मैंने बताया था आपको कि ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन है वो होता रहता है कुछ सब्सटेंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। तो जनरली क्लोरीन यहाँ पे हमारा ज्यादातर केसेस में जो सीएफसी सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्लोरीन पाया जाता है उसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है डिस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख पा रहे होंगे कि ओजोन लेयर को किस तरीके से डिस्ट्रक्ट
होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो देख सकते हैं आपका जो क्लोरीन एटम CFCs में पाया जाता है वो ओजोन लेयर से रिएक्ट करता है और ClO प्लस O2 बनाता है, और फिर ये ClO एक फ्री ऑक्सीजन से कंबाइन करके ClO प्लस O2 बनाता है, और जो नेट इफेक्ट है इसका ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो आपका O3 जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है 2O2 में, मतलब आपका ओजोन जो है वो सिंपल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम कैसे इस चीज को रोकें। ठीक है, तो रोकने से पहले देख लेते हैं कि ओजोन लेयर के एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कैंसर, ठीक है, और अदर तरह की जो बीमारियां आपको हो सकती है बाय द रेडिएशन। ठीक है, इट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करें कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन मैंने जैसा आपको बता दिया CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। इसके लिए एक हमारे पास मॉनिटरियल प्रोटोकॉल भी लाया गया है जिसकी यूज करके हम CFCs का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ODS का यूज करते हैं। अदर केमिकल्स भी ओजोन लेयर डिप्लीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो CFCs हो गए। ठीक है, CFCs मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आपके रेफ्रिजरेटर में जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो CFC रेफ्रिजरेंट होते हैं, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट उसकी वजह से होता है। ठीक है, दूसरा आपका ODS क्या होते हैं, देयर आर ऑल्सो अदर केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर जनरली ग्रुप्ड एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं ODS, उसमें जनरली आपका मिथाइल ब्रोमाइड आता है जो पेस्टिसाइड्स होता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आता है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को बनाने में यूज होता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, ODS में। तो अगर हम बात करें अदर केमिकल्स की, तो कुछ अदर केमिकल्स भी है जिसमें हमारा क्लोरीन पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जहां पे भी हमारा होगा वहां पे हमारा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएगा। तो अदर केमिकल दैट नेचुरली प्रेजेंट सिमिलर रिएक्शन विथ गुड ओजोन इंक्लूड ClX, HOX एंड NOI which belongs to the क्लोरीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज। तो क्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फैमिली के जो हमारे पास सब्सटेंसेज होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड रेन। व्हाट इज द एसिड रेन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन और व्हाई द एसिड रेन इज हार्मफुल, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन क्या होता है कि precipitation that has pH of less than natural rainwater which is 5.6 due to dissolved carbon dioxide। ठीक है, तो pH लेवल अगर आपका घट जाता है रेन का तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि इसमें वो एसिड रेन है। ठीक है, ये कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 and NO gases और फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर कंबाइन विथ वाटर वेपर एंड precipitates as sulfuric acid and nitric acid in rain, snow and fog। ठीक है, सो एसिडिटी क्या होती है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो एसिडिटी क्या होती है? एसिडिक एंड बेसिक्स आर टू वेज दैट डिस्क्राइब द केमिकल कंपाउंड्स। एसिडिटी इज द मेजर यूजिंग pH scale। इफ pH scale run from 0 the most acidic to 14 the most basic। ठीक है, 0 है अगर तो आपका मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, 14 है तो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। अ सब्सटेंस दैट इज नाइदर बेसिक और नाइदर एसिडिक इज कॉल्ड द नेचुरल सब्सटेंस। जैसे वाटर, आपका जनरल वाटर जो है उसका pH लेवल 7 होता है तो वो आपका नेचुरल सब्सटेंस हो गया। एसिड रेन कैसे बनता है? इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एसिड रेन आपका कैसे बनता है। SO2 और NOx का ऑक्सीडेशन होता है, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में। ये टूट जाते हैं और क्लाउड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, H+SO4 2- और NO3- में। ठीक है, और ये जो है क्या करते हैं, ये ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन बोलते हैं इसको। इसकी वजह से क्या होता है कि इट विल इफेक्ट द सॉइल एंड वेजिटेशन, इनलैंड एक्वेटिक मटेरियल एंड ह्यूमन। जब ये ऐसा इस तरीके का कोई बादल होता है जिसमें H+SO2 और NO3 डिसॉल्व है तो वो जब नीचे गिरता है उसका पानी तो वो हमारा एसिडिक हो जाता है और वो सॉइल को जो है हमारे खराब कर देता है। ठीक है, ज्यादातर जो SO2 और NOx का जो सोर्स ऑफ एमिशन है, जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे, वो हमारी फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल है जहां से ये गैसेस निकलती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन आप देख सकते हो, दो तरीके के इसके कॉज हो सकते हैं। नेचुरल कॉज हो सकता है, नेचुरल कॉज में वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं और लाइटनिंग हो सकती है, इसकी वजह से एसिड रेन हो सकता है। दूसरा
एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में आपकी फैक्ट्रीज आ गई, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट आ गए, पावर प्लांट हो गया, डोमेस्टिक फायर्स हो गए, स्मेल्टर्स हो गए, ये सारे आपके एसिड रेन के कॉज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एसिडिक गैसेज, आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से जो एसिड रेन है वो होता है। ठीक है, एसिडिक गैसेज दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, एज यू कैन सी SO2 NO2, ये सारे गैसेज जो है ये हमारे पास रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, और ये गैसेज कैरिड बाय द विंड, विंड्स ने इन गैसेज को कैरी कर लिया। फिर आप देख पा रहे हो गैसेज कंबाइन विथ वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म एसिड्स, वो गैस उनसे कंबाइन हो गई और क्या बना दिया उसने, एसिड बना दिया। अब जब वो बादल हमारा क्या हुआ, बादल जब हमारा फटा तो उसमें से रेन जो हुई, ठीक है, वो हमारी रेन कहलाई एसिड रेन। तो एसिड रेन जब ये हुई तो देख सकते हो आप कि क्या हो रहा है, एसिड रेन की वजह से प्लांट डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, पॉल्यूट्स कर दे रहा है, ठीक है, सॉइल को, वाटर को, ठीक है, और बिल्डिंग्स को भी एरोड कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे इसके जो है हमारे पास नुकसान है। इस डायग्राम से आप पूरा समझ सकते हो किस तरीके से एसिड रेन जो है हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, नेचुरल काज अगर हम देखें तो नेचुरल काज इसके होते हैं जैसा मैंने बताया। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए pH इक्वल टू 6, pH इक्वल टू 7 प्योर वाटर है आपका, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे रेनबो ट्राउट बिगिंस टू डाई। ठीक है, ये आपके ठीक है, ये आपका हेल्दी लेक नहीं होता है, अप टू 6.5 जो है हेल्दी होता है, लेकिन जैसे 6 से आपका कम हो गया pH लेवल, वो आपकी जो लेक है खराब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो फ्रॉग एग्स, ठीक है, क्रेफिश एंड मेफ्लाइज डाइज एट द pH लेवल ऑफ 5.5। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि pH लेवल अगर हमारा 4 पहुंच जाए तो जितनी भी फिश हैं वो हमारी मर सकती हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप इस तरीके से इस पूरे डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या चीजें pH लेवल के थ्रू इंपैक्ट होती हैं। ठीक है, बात करें सॉइल की तो मैंने जैसा बताया आपको, सॉइल में भी क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सॉइल हमारा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ये अच्छा नहीं रहता हमारा सॉइल। ठीक है, तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होगे जून 2008 की और फरवरी 2011 की आफ्टर द एसिड रेन। ठीक है, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आप देख पा रहे होगे कि मछलियां मर जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर pH लेवल 5 से नीचे जाता है तो जो हमारे एक्वेस्टिक बॉडीज हैं, ठीक है, या एक्वेस्टिक जो हमारे पास एक्वेस्टिक जो हमारे पास सब फिश लाइक फिश और कोई भी इस तरह के जो हमारे पास क्रिएचर हैं वो हमारे मरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स पे आप देख सकते हो ताजमहल जो था पहले आपका बिल्कुल व्हाइट दिखता था, और एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का कलर है वो आप देख सकते हो कि ग्रीन हो गया था। ठीक है, तो ये जो है बिल्डिंग्स उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हो कि कोरिजन की तरह काम करता है। ठीक है, एसिड रेन जब होता है तो ठीक है, और ये हमारे जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है उनके जो बाहर की परत होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसके ऊपर कोरिजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर एसिड रेन होता है तो एसिड रेन की वजह से जो हमने प्लांटेशन की है उस पे भी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और जो हमारी प्लांटेशन है वो खराब हो जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है हमारे वो सूखने शुरू हो जाते हैं, लीव्स टूट जाती हैं हमारे ट्रीज की। ठीक है, और ग्रोथ रुक जाती है जो पर्टिकुलर प्लांट है उसकी। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इफेक्ट हैं एसिड रेन के। पब्लिक हेल्थ पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, और दे विल कॉज द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप इनहेल करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अदर इफेक्ट्स हैं आपके, जैसे देख सकते हो आप, वेदरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, कोरिजन ऑफ मेटल्स, peeling of paints on surface, buildings and structure made of marbles and limestones, जो marbles और limestone से बने होते हैं जनरली एसिड रेन से वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एसिड रेन होता है वो क्या करता है कि कैल्शियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रिवेंट कैसे करेंगे एसिड रेन को। तो एसिड रेन को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? आप एमिशन रोक दीजिए, जो आपकी फैक्ट्रीज से या माइंस से जो एमिशन हो रहा है उसको आप रोकिए। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ टू मच ऑयल, ठीक है, ऑयल को आप कम यूज कीजिए। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड बर्निंग द कोल एंड वुड, इनको आप कम बर्न कीजिए, ठीक है। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग का यूज आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल एनर्जी रेफ्रिजरेटर, सिंगल using reducing the use of air conditioning by using fans and single energy refrigerator, close the doors when air conditioning is on, जब air conditioning on हो तो आपको door close करके रखना है। reducing the use of sulfur by recycling paper, reducing the use of ores powered by gasoline, ठीक है। reducing the waste of energy by turning off lights when they are not needed, जब जरूरत ना हो तब लाइट आप ऑफ कर दें। producing the use of manufactured material, producing the use of manufactured material, peoples can help by producing new biodegradable materials, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एसिड रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देख सकते हो कि क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस बाय which radiation from a planet atmosphere warms the planet surface to a temperature above what it would be without its atmosphere। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जो हमारी सन से रेडिएशन आती है, तो अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, तो जैसे कि आपके जो सब्सटेंस हो सकते हैं, मीथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपका जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद इन जो सब्सटेंस होते हैं CO2, N2O, CH4, इनमें क्या होता है, ये फंस जाता है रेडिएशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होगे डायग्राम को, ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज इंटेंसिफाइड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? वाटर वेपर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उसके बाद मीथेन, उसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जैसे CFCs, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके गैसेज हो गए, ठीक है, जो कि हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा होता है। सोर्सेज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो यूज करते हो आप, ठीक है, कोई भी फ्रिज हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो सोर्स हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है कई जगहों पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज से जो हमारे चीजें निकल रही हैं, ठीक है, केमिकल्स निकल रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं इसकी वजह से भी हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारा फ्यूल्स है उसको बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा हार्मफुल गैसेज जनरेट होते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं हमारा किस में, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ गाड़ियां जो है बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो गैसेज हैं, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी ये हमारा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद डे बाय डे पॉल्यूशन की ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसलिए चीजों की यूज भी बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो CO2 का कंटेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, और जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख सकते हो एसिड रेन भी है, ठीक है। उसके बाद सॉइल में इस तरीके की दिक्कत आ सकती है, ठीक है, होल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं ओजोन लेयर में, ठीक है, और जंगलों में आग लग सकती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम ग्रीन हाउस
इफेक्ट को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वही 3R का कंसेप्ट यूज होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ट्राई टू रीयूज द थिंग्स, ट्राई टू रिड्यूस द थिंग्स, ठीक है, एंड ट्राई टू रिसाइकल द थिंग्स सो दैट वी डोंट हैव टू प्रोड्यूस सो मेनी वेस्ट, ठीक है। वेस्ट को कम करके ही हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। प्लांट अ ट्री, ट्री प्लांट करेंगे तब भी आप जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। यूज लेस हॉट वाटर, ठीक है, कम हॉट वाटर को यूज करिए, आप एनर्जी बचाइए, इसकी वजह से भी जो फ्यूल है वो कम बर्न होगा और हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जनरली आप एनर्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे, जितना कम से कम आप फ्यूल बर्न करेंगे, जितना कम आप एमिशन करेंगे, गाड़ियों का यूज आप जितना कम कर देंगे, उतना ज्यादा आप ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है इसको कम कर पाएंगे। और जो हमारे पास पुराने बल्ब होते थे उनको ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, पहले हमने CFL से रिप्लेस किया था और अब हमें LED से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये जो है वो काफी ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। ये जो बल्ब्स हैं तो हम लोग लेस एनर्जी में सेम काम कर पाए, इसके लिए हम लोग LED बल्ब्स का यूज करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।